Hello everyone, today we are going to discuss about the part 5 lecture of atmosphere and climate class 9 हिस्ट्री। इसमें आज हम ये देखने जा रहे हैं कि जनरली हमने पार्ट 4 में हमने देखा था कैसे ये जो एलिमेंट्स हैं हमारे एटमॉस्फेयर और क्लाइमेट्स के, क्योंकि डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट हैं क्लाइमेट के और वेदर के फॉर्मेशन के लिए बहुत सारे एलिमेंट्स थे। टेम्परेचर था, प्रेशर था, प्रेसिपिटेशन था और प्रेसिपिटेशन वाइंड था, एटमॉस्फेरिक प्रेशर था। बहुत सारे जितने भी एलिमेंट्स हैं सबका रोल था ताकि जाके आपका वेदर और क्लाइमेट बन सके। क्योंकि वेदर और क्लाइमेट में डिस्कस आता है, वेदर क्या होता है, आर टू आर डे टू डे चेंज होने वाली चीज़ें हैं जो कि फिक्स नहीं होती। और जो तुम्हारा क्लाइमेट होता है वो करीबन 30 साल से अगर कोई चीज़ तुम्हारे उस एरिया पर्टिकुलर एरिया में हो ही जा रहा है मान लो 30 साल से लगातार तुम्हारे एरिया में बारिश हो रही है तो तुम्हारा वहाँ का क्लाइमेट ही बन जाएगा रेनी सीजन। लेकिन अगर 5 घंटे के लिए बारिश हुई फिर चेंज हो गया, फिर धूप हो गया, तो इसे हम क्लाइमेट नहीं, इसे वेदर बोलेंगे। वेदर आर टू आर डे टू डे चेंज होता रहता है, फास्ट चेंज होता है, क्लाइमेट न्यू चेंज होता है। ये सब मैंने डिटेल में बता दिया था। तो अभी हम दो हमने एलिमेंट्स ऑफ एटमॉस्फेयर एंड क्लाइमेट के देख चुके हैं, जो कि पहला हमारा टेम्परेचर था, दूसरा हमारा ह्यूमिडिटी था। आज हम दो तीन आपके फैक्टर देखेंगे, वाइंड व एयर प्रेशर एंड प्रेसिपिटेशन, छोटा छोटा है। इसके बाद तुम्हारा ये वाला पार्ट खत्म हो जाएगा। कौन सा? जो कि तुम्हारा है एलिमेंट्स ऑफ फॉर्मेशन, एलिमेंट्स विच हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट। मतलब वेदर और क्लाइमेट को बनाने में जो एलिमेंट्स का रोल होता है, कौन कौन से एलिमेंट्स, मतलब क्या एलिमेंट्स मतलब ये नहीं कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन, ये इस एलिमेंट की बात नहीं हो रही, केमिस्ट्री की बात नहीं हो रही। इसमें एलिमेंट्स का मतलब कौन कौन सा इसके पार्ट है जिसकी वजह से तुम्हारा वेदर और क्लाइमेट का फॉर्मेशन होता है। तो दो हो गया था, अभी दो लास्ट बचे हैं, उसको देख लेते हैं। पहला हम देखते हैं वाइंड। वाइंड का क्या रोल है हमारे एटमॉस्फेयर या वेदर और क्लाइमेट के फॉर्मेशन में। हवाओं का क्या रोल है, वाइंड का क्या रोल है, हमारा वाइंड का क्या रोल है उसको देखा जाता है। तो वाइंड अगर हम देखें हवा, तो ये हमने लिखा है एनसीईआरटी एग्जाम की पॉइंट, मतलब वाइंड के बारे में जो भी अगर एनसीईआरटी नहीं पढ़े हैं तो उसके पास डायरेक्ट यही वाला की पॉइंट भी लर्न रहेगा तो काम हो जाएगा। अगर ये वाला भी नहीं याद होता है तो नीचे वाला, ये जो नीचे वाला ये लिखा हुआ है, इसको भी याद करने काम हो जाएगा। वाइंड क्या है? वाइंड जनरली मूवमेंट ऑफ एयर फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर एरिया। वाइंड कैसे चलती है, हवाएं कैसे चलती है? हवाएं हमेशा हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया की तरफ चलती है। मतलब जहाँ हवाएं बहुत तेज हाई प्रेशर में होंगी तो हाई से लो की तरफ खींचे जाएंगी। जैसे अगर मान लीजिए बहुत ज़्यादा आपके एरिया में बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, तो वहाँ की हवाएं धीमे धीमे, जो गर्म हवाएं ऊपर जाएंगी, ऊपर जाएंगी तो नीचे उस इलाके में लो प्रेशर क्रिएट हो जाएगा। और जैसे ही लो प्रेशर क्रिएट होगा अगल बगल की सभी हवाओं को फट से अपने साइड खींच लेगी। तो आपको ये देखने को मिलता है कि ज़्यादा जिस एरिया में ज़्यादा गर्मी हो रही है उसकी तो मतलब उसके 5 6 8 घंटा बाद वहाँ बहुत तगड़ा तूफान आता है, तूफान या बारिश कुछ भी देखने को मिलता है, क्योंकि वहाँ गर्म हवाएं ज़्यादा आने की वजह से वो धीमे धीमे ऊपर की तरफ जा रही हैं, वहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट हो रहा है, इसलिए बाहर की सभी हवाओं को अपने साइड खींच लेता है। इसलिए बोलते हैं एयर का मूवमेंट हाई प्रेशर से हमेशा लो प्रेशर की तरफ हो जाता है। तो वही बता रहा है, देखो यहाँ पे वाइंड क्या है? वाइंड मूवमेंट ऑफ एयर फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर एरिया, उसे हम क्या बोलते हैं? तुम्हारा वाइंड का मूवमेंट। वाइंड कैन बी जेंटल और स्ट्रॉन्ग। ये जेंटल हो सकती है, मतलब छोटा मोटा इसकी स्पीड भी हो सकती है, और ये स्ट्रॉन्ग भी हो सकता है। स्ट्रॉन्ग का मतलब बहुत हाई स्पीड भी हो सकती है। एनसीईआरटी में दिया है करीबन 36 से 38 के आसपास होगी, तो स्ट्रॉन्ग या तूफान या साइक्लोन विक्लोन का कुछ ऐसा रोल हो जाता है उसमें। देखो यहाँ पे लिखा है जेंटल का मतलब क्या होता है? हवाओं की स्पीड जेंटल। वाइंड ब्लो का मतलब ड्राई लिप्स और डस्ट। जेंटल हवाओं का ब्लो का मतलब ये होता है कि तुम्हारे पास जो पेड़ पौधों की जो छोटी मोटी पत्तियां होती हैं उनको और छोटा मोटा डस्ट पार्टिकल उड़ा देगी, तो ये बोलेंगे जेंटल वाइंड है। जेंटल वाइंड का मतलब बहुत हल्की हवा चल रही है। लेकिन अगर स्ट्रॉन्ग वाइंड की बात करें तो स्ट्रॉन्ग वाइंड कैन अप्रूट ट्रीज ड्यूरिंग स्टॉर्म। मतलब अगर ये स्ट्रॉन्ग वाइंड हो गई तो ये पेड़ों को उखाड़ देती है। तो इसकी स्पीड मैक्सिमम 36 38 ऐसे हो जाती है पर किलोमीटर पर आवर हो जाती है, तब जाके तुम्हारा ये ट्रीज को उखाड़ देती है, उसे हम स्टॉर्म बोल देते हैं। नीचे अगर ये वाला पार्ट देखें, अगर ये वाला नहीं है भाई, ये वाला काम चल जाएगा इसमें। अगर पूछेगा वाइंड क्या है, तो वाइंड क्या है? वाइंड कैसा? वाइंड का मूवमेंट होता है तुम्हारा हाई प्रेशर से लो प्रेशर एरिया, हाई प्रेशर से लो प्रेशर एरिया, लास्ट में क्या होता है? ये तुम्हारा एयर का मूवमेंट है। ये जेंटल होता है और तुम्हारा स्ट्रॉन्ग वाइंड मूवमेंट होता है। तो जनरली वाइंड यही है। तो वाइंड तो ऐसे तुम्हारा जनरली क्लाउड का मूवमेंट हो जाता है, तुम्हारा वेदर फॉर्मेशन हो जाएगा, क्लाइमेट फॉर्मेशन होगा। मतलब हाँ, जैसे मतलब अगर तुम्हारे उस साइड इलाके में बहुत ज़्यादा मतलब हमेशा बारिश हो रही है तो वहाँ की जो हवाएं होंगी वो 30 साल से कंटिन्यू उसी स्पीड से या उसी टाइम रेगुलेशन के हिसाब से वहाँ पे बहती होंगी, इसलिए वहाँ पे हमेशा तुमको रेनी देखने को मिल रहा है। नहीं तो हो सकता है अगर थोड़ा सा आसपास आगे पीछे ना हो वो,
तो मे भी वो क्या हो सकता है तुम्हारा कि अगर वो आगे पीछे ना हो तो तुम्हारा वेदर फॉर्मेशन या क्लाइमेट फॉर्मेशन ना भी हो। ठीक, तो ये तुम्हारा वाइंड और वाइंड का जो इंपॉर्टेंस था एलिमेंट्स में वो हमने यहाँ बता दिया है, एक बार इसको आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं। हमारा वाइंड वाला पार्ट हो चुका है। वाइंड हमने क्या पता जाना है कि वाइंड हवाएं कैसी होनी चाहिए। हवाएं का हमारा दो फ्लो, या तो जेंटल फ्लो होगा या तो स्ट्रांग फ्लो होगा। जेंटल फ्लो हवाओं को बोलते हैं कि वो नॉर्मल स्पीड चल रही, ट्री को उखाड़ नहीं सकते, डस्ट और लिप्स का फ्लो कराएंगे। लेकिन अगर वो हाई स्पीड चलने लगे, हाई फ्लो हो जाए, उसका जेंटल ना होके वो स्ट्रांग फ्लो में जा रही है, तो वो पेड़ को उखाड़ देती है। ये तुम्हारा वाइंड का इंपॉर्टेंस था, तुम्हारे हवाओं का इंपॉर्टेंस वेदर और क्लाइमेट के फॉर्मेशन के अंदर। उसके बाद आते हैं सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट है हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर। हवाओं का दबाव क्या है या उसका क्या रोल है, हवाओं का दबाव का, एटमॉस्फेरिक प्रेशर का क्या रोल है, जिसकी वजह से तुम्हें ये देखने को मिलता है कि तुम्हारे एटमॉस्फेरिक प्रेशर का रोल की वजह से तुम्हारे वेदर और क्लाइमेट के अंदर क्या चेंजेस आ रहे हैं। ठीक, यहाँ पर देखते हैं क्या एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात करते हैं। एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है? प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेट ऑफ एयर ऑन द अर्थ सरफेस। तो जो हवाएं हमारी एटमॉस्फेयर में चल रही हैं उनका एक दाब, दाब मतलब उनका एक वेट या उनका एक प्रेशर एक्सर्ट जो हमारे अर्थ सरफेस के ऊपर होता है, उसे हम बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं? उसे हम बोल देते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। मतलब जो प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेरियस अमाउंट ऑफ गैसेस प्रेजेंट इन आवर अर्थ क्रस्ट या इन आवर अर्थ एटमॉस्फेयर ऑन द अर्थ क्रस्ट इज नोन एज एयर प्रेशर। मतलब जो हवाएं एटमॉस्फेयर में है, जब वो प्रेशर एक्सर्ट करती है हमारी अर्थ के सरफेस के ऊपर, तो उसे बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक, एटमॉस्फेरिक प्रेशर हाई होता है सी लेवल के आसपास। सी लेवल के आसपास हवाएं ज़्यादा तुमको लैंड ब्रिज, सी ब्रिज देखने को मिलता है, तो हमें हमेशा हवाएं चेंज होती रहती हैं, गर्म हवाएं, ठंडी हवाएं। लेकिन जो हमारा एल्टीट्यूड या हाई एरिया जहाँ होता है, वहाँ पे तुमको एयर प्रेशर कम देखने को इसलिए मिलता है क्योंकि वहाँ थोड़ी मोड़ी भी जो गर्म हवाएं होती होंगी या हीट वाली एयर होती होंगी, तुरंत इवापोरेट हो जाती हैं, तुरंत ऊपर की तरफ चली जाती हैं, इसलिए तुमको देखने को मिल जाता है वहाँ पे लो प्रेशर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बन सकता है कि बताओ हाई एल्टीट्यूड पे हाई एयर प्रेशर ज़्यादा होता है कि सी लेवल पे एयर प्रेशर ज़्यादा होता है? तो सी लेवल पे एयर प्रेशर ज़्यादा होता है और हाई एल्टीट्यूड पे एयर प्रेशर कम होता है। तीसरा, हॉट एयर राइजेस एंड क्रिएट अ लो प्रेशर एरिया। मैंने पहले बताया था कि अगर तुम्हारे इलाके में बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, बहुत ज़्यादा हीट हो रहा है यहाँ पे, तो वहाँ गर्म हवाएं ऊपर इवापोरेट हो जाएंगी या ऊपर की तरफ जाएंगी, तो वहाँ लो प्रेशर एरिया क्रिएट हो जाएगा, जिसकी वजह से साइड साइड की जो हाई प्रेशर की हवाएं हैं वो तुम्हारे पास आ जाएंगी। तो तुम्हें 5-6 घंटा के अंदर जहाँ पे ज़्यादा हीट एरिया जहाँ दिख रहा है, वहाँ एक दिन बाद या 2-3 दिन बाद या अगर बहुत ज़्यादा हीट है तो 5-6 घंटे में तुमको वहाँ बहुत ज़्यादा तूफान, तेजी से आंधी तूफान देखने को मिल जाता है, क्योंकि वहाँ पे हाई प्रेशर से चीज़ें लो प्रेशर की तरफ आने लगती हैं। हवाओं का मूवमेंट भी वैसे ही होता है। उसके बारे में देखो यहाँ पे कोल्ड एयर सिंक्स एंड क्रिएट अ हाई प्रेशर एरिया। और जो कोल्ड एयर होती है, ठंडी हवाएं होती है, वो हाई प्रेशर एरिया क्रिएट कर देती है। गर्म हवाएं तुम्हारी इवापोरेट या उड़ के तुम्हारे लो प्रेशर एरिया क्रिएट कर देती है। ठीक, अब आते हैं 5वें पॉइंट पे। लो प्रेशर इज एसोसिएटेड विद द क्लाउडी एंड वेट वेदर। अगर लो प्रेशर है तो उसकी वजह से तुम्हारा क्लाउडी और थोड़ा सा वेट या मॉइस्चर वाला वेदर बन जाता है। लेकिन हाई प्रेशर से अगर होगा तो वहाँ पे क्या होगा? क्लियर एंड सनी वेदर होता है। मतलब तुम्हें धूप वाला सिस्टम दी जाएगा जब हाई प्रेशर चीज़ें हो जाएंगी, मतलब उसमें तुम्हारा उतना इवापोरेशन नहीं हो रहा है। फोर्थ बोल रहा है एयर ऑलवेज मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर एरिया। मैंने ये भी बता दिया मैंने कि हवाएं कहाँ मूव करती हैं? हाई से लो की तरफ, हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर के एरिया की तरफ हवाओं का मूवमेंट हो जाता है। जनरली एयर प्रेशर क्या था? एक वेट ऑफ एयर है जो कि एग्जर्ट करती है ऑन द सर्फेस ऑफ अर्थ के ऊपर। ये क्या है? सी लेवल। सी लेवल पे अगर देखें तो एयर प्रेशर ज़्यादा होता है, एल्टीट्यूड पे एयर प्रेशर कम होता है। हॉट एयर राइजेस हो जाती है ऊपर की तरफ, इसलिए वहाँ लो प्रेशर एरिया क्रिएट हो जाता है। कोल्ड एयर सिंक कर जाती है, मतलब एक तरह से पीछे की तरफ, नीचे की तरफ दब जाती है, इसलिए वहाँ पर ठंडा हो जाता है चीज़ें। और यहाँ क्या है? लो प्रेशर है। क्लियर स्काई कब होती है? जब हाई प्रेशर होता है। क्लाउडी स्काई या वेट वेदर कब तुम्हें देखने को मिलता है? जब तुम्हारा बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर हो जाता है तब। तो ये था तुम्हारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्या इफेक्ट था एटमॉस्फेरिक प्रेशर का कि लो हाई कहाँ हो रहा है?
सी लेवल पे हाई है और तुम्हारे यहाँ एल्टीट्यूड पे डिक्रीज कर जा रहा है, हाई से लो जाता है। गर्म हवाएं अगर जो हमारी हीट वेव्स होती हैं, हीट तुम्हारे हीट गैसेस होती है वो ऊपर की जाती हैं तो नीचे लो प्रेशर हीट हो जाता है, जिसकी वजह से बाहरी की हवाएं अंदर आ जाती हैं, बाहर की हवाएं सब लो प्रेशर में आ जाती हैं, इसलिए वहाँ यहाँ पे हाई से तुम्हारा लो की तरफ एयर का मूवमेंट देखने को मिल जाता है। ठीक, तो ये तुम्हारा एयर प्रेशर था। थर्ड जो कि हमारा लास्ट है प्रेसिपिटेशन का। प्रेसिपिटेशन क्या है? प्रेसिपिटेशन का क्या इंपॉर्टेंट है जिसकी वजह से तुम्हारे वेदर और क्लाइमेट का फॉर्मेशन हो रहा है। प्रेसिपिटेशन का एक बार देख लेते हैं इंपॉर्टेंस क्या है प्रेसिपिटेशन का। तो प्रेसिपिटेशन एक तरह से वाटरफॉल होता है जो ग्रेविटी की हेल्प से होता है। तो हम क्या लिखा है? प्रेसिपिटेशन क्या है? वाटरफॉल फ्रॉम द एटमॉस्फेयर टू द अर्थ ड्यू टू ग्रेविटी। ग्रेविटी की वजह से जो तुम्हारे वाटरफॉल्स है, तुम्हारे जो कंडेंसेशन हुए जो बादल में तुम्हारे आइस के फॉर्म्स हैं जो हीट होकर नीचे आ रहा है ग्रेविटी की वजह से, वो तुम्हें प्रेसिपिटेशन के फॉर्म में दिख जाते हैं। प्रेसिपिटेशन क्या है? इट अकर्स आफ्टर कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर। वाटर वेपर जब तुम्हारा पानी का इवापोरेट हो जाता है तो वो तुम्हें इवापोरेट होने के बाद बादल की फॉर्म में जब जम जाता है उसे बोलते हैं कंडेंसेशन। तो कंडेंसेशन होने के बाद ही तुम्हें प्रेसिपिटेशन देखने को मिल जाता है। फॉर्म्स ऑफ प्रेसिपिटेशन, कैसा प्रेसिपिटेशन हो सकता है? प्रेसिपिटेशन तुम्हारा ड्रिजल हो सकता है, रेन हो सकता है, स्नो, स्लीट और हेल, लेकिन मेन हमें ध्यान में जो रखना है वो यही है रेन, क्योंकि रेन की ही फॉर्म में हमको ज़्यादा प्रेसिपिटेशन देखने को मिलता है। बहुत हैवी अगर तुम्हारे स्नो पार्टिकल्स अगर नीचे आ जाते हैं तो तुम्हें हल्का तब वो तुम्हें स्नो दिख जाएगा या तो तुम्हें हेल की तरह दिख जाएगा, लेकिन मैक्सिमम चांस में तुम्हें रेन ही दिखेगा। सबसे मेन सोर्स ऑफ वाटर भी माना जाता है और मेन सोर्स ऑफ प्रेसिपिटेशन भी माना जाता है। यहाँ पे क्या है? रेन इज द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन। रेन को ही हमने मोस्ट कॉमन, क्योंकि हर जगह ज़्यादातर बारिश ही देखा गया है। हेल होल हम ज़्यादा हाई जो हमारे हाई एल्टीट्यूड से जो बहुत ही हिमालयाज एरिया होते हैं वहाँ पे तुमको टेम्परेचर घटने की वजह से तुम्हारा वहाँ रेन न देख के तुम्हें प्रेसिपिटेशन के फॉर्म में तुम्हें हेल या स्नो देखने को मिल जाता है। ठीक, उसके बाद नीचे क्या है? रेन लोअर्स द टेम्परेचर ऑफ प्लेस। हाँ, बारिश फॉल जहाँ ज़्यादा बारिश मतलब हैवी रेनफॉल हो जाएगा तो वहाँ का टेम्परेचर जो आराम से घट जाएगा, कूल हो जाएगा, एटमॉस्फेयर कूल हो जाएगा तुम्हारा, क्योंकि जहाँ पे ज़्यादा तुम्हारा लो प्रेशर होता है, जहाँ पे ये तुम्हारा अगर प्रेसिपिटेशन ज़्यादा हो जाए तो वहाँ पे क्या होता है? वेट मॉइस्चर हो जाएगा, वेट इन्वायरमेंट या वेदरी इन्वायरमेंट बोलते हैं उसको। नीचे क्या है? लैक ऑफ रेनफॉल रिजल्ट इन द ड्राई क्लाइमेट। अगर रेनफॉल कम होगा तो मौसम बहुत ड्राई रहेगा, सूखा रहेगा एकदम। लास्ट, मोस्ट ग्राउंड वाटर इज रिचार्ज बाय द रेन वाटर। ज़्यादातर जो हमारे ग्राउंड वाटर होते हैं जिसकी वजह से हम क्या करते हैं, घर में पानी उनी ले सकते हैं, खुद का से हैंडपम्प का सब लोग यूज़ करते हैं, ट्यूबवेल का यूज़ करते हैं, तो कहाँ से पानी उठाते हैं? वो ग्राउंड वाटर पानी उठाते हैं जो अगल बगल से छन के एक जगह एक लेवल पे आ जाता है जिसे बोलते हैं ग्राउंड लेवल वाटर, तो वहीं से उठाते हैं। तो मेन जो सोर्स होता है हमारे ग्राउंड वाटर का या ग्राउंड लेवल वाटर का वो तुम्हारा रेन ही होता है ज़्यादातर में। मेन फैक्टर अफेक्टिंग प्रेसिपिटेशन, प्रेसिपिटेशन में कौन कौन से ऐसे फैक्टर और है जो ज़्यादातर अफेक्ट करते हैं? वो है तुम्हारा प्रिवेलिंग वाइंड्स, माउंटेन्स एंड सीजन्स। ये तीन हैं, हवाओं का, माउंटेन्स का और सीजन्स का। ये तीन इफेक्ट है जो तुम्हारे जनरली प्रेसिपिटेशन को इफेक्ट करते हैं। सीजन चेंज होगा तो बारिश का मतलब बारिश का मौसम खत्म होकर विंटर का आ गया तो वहाँ प्रेसिपिटेशन तुमको कम देखने को मिलेगा। माउंटेन्स में इसका वेरिएशन देखने को मिलता है और हवाओं के चेंजमेंट की वजह से तुम्हें देखने को मिलता है प्रेसिपिटेशन का रोल। लास्ट में क्या लिखा गया है, अगर वो नहीं आया तो ध्यान रखना इतना कि प्रेसिपिटेशन क्या है। देखो यहाँ पे प्रेसिपिटेशन मतलब वाटरफॉल ड्यू टू द ग्रेविटी, कंडेंसेशन होने के बाद ही तुम्हारा वाटरफॉल होता है और ग्रेविटी के प्रेजेंस में हो रहा है। रेन है, स्नो है, स्लिट, इन सब ये तुम्हारे प्रेसिपिटेशन के ऊपर वाले फॉर्म्स हैं। और नीचे ये वाइंड्स, माउंटेन, सीजन, ये तुम्हारे तीनों कॉज हैं जिसकी वजह से तुम्हारा प्रेसिपिटेशन अफेक्ट होता है। और ये ग्राउंड वाटर रिचार्ज किससे होता है? प्रेसिपिटेशन की वजह से। और ड्राई क्लाइमेट तुम्हारे प्रेसिपिटेशन के कम होने की वजह से होता है और मॉइस्ट क्लाइमेट तुम्हारे प्रेसिपिटेशन के ज़्यादा होने की वजह से हो जाता है। तो ये तीन फैक्टर थे हमारे, वाइंड, प्रेसिपिटेशन एंड एयर प्रेशर। हवाओं की वजह से क्या चेंजमेंट हो जाता है? एयर प्रेशर होने की वजह से, एयर प्रेशर हाई लो होने की वजह से, जबकि सी लेवल पे हाई होता है, एल्टीट्यूड पे कम होता है। और तुम्हारे लास्ट जो तुम्हारा प्रेसिपिटेशन का क्या रोल था जिसकी वजह से तुम्हारा वेदर और क्लाइमेट चेंजेस आ जाते हैं उसको हमने बताया। ठीक, लास्ट में जिससे इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। ये तुम्हारा ये मतलब एलिमेंट्स ऑफ क्लाइमेट जितने ये वेदर और क्लाइमेट के फॉर्मेशन थे वो हो। यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन क्या है?
व्हाट इज द मूवमेंट ऑफ एयर, एयर का मूवमेंट कहाँ से होता है या कैसे होता है हवाओं का मूवमेंट। तो हवाओं का मूवमेंट कहाँ से होता है, लो प्रेशर एरिया टू हाई प्रेशर एरिया नहीं, लो प्रेशर एरिया से हाई प्रेशर एरिया की तरफ हवाएं मूव नहीं करती। कहाँ से, सी टू लैंड नहीं, और ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, बी हो जाएगा। हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर एरिया हवाओं का मूवमेंट होता है, उसे हम बोल देते हैं वाटर का, एयर का मूवमेंट। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, एटमॉस्फेयर प्रेशर इज हाईएस्ट एट, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहाँ होता है, जनरली तुम्हारे सी लेवल्स के ऊपर। एक्सोस्फीयर में नहीं, क्योंकि एक्सोस्फीयर में बहुत ही कम होगा, यहाँ पे हाइड्रोजन और हीलियम दो ही गैसेस मिलती हैं, वो भी बहुत ही, क्योंकि वहाँ पे बहुत ही थिन मेम्ब्रेन होती है, ऊपर की दोनों एक्सोस्फीयर में ही चली जाती है, बहुत ही कम एयर वहाँ पे देखने को मिलेगा। तो ये नहीं होगा, माउंटेन के टॉप पे नहीं होगा, ट्रोपोस्फीयर में नहीं, सी लेवल, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड, विच वेदर कंडीशन इज एसोसिएटेड विद लो प्रेशर एरिया, कौन सा वेदर कंडीशन होगा जहाँ पे लो प्रेशर एरिया होगा। सिंपल बात है, लो प्रेशर एरिया होगा वहाँ पे रेनफॉल कम होगी, चीजें कम, प्रेसिपिटेशन कम होगी, सिंपल सा तुम्हारा ड्राई एंड कोल्ड, कोल्ड वेदर हो सकता है, सूखा भी हो सकता है, या तो कोल्ड वेदर भी हो सकता है अगर लो प्रेशर एरिया है तुम्हारा तो। ठीक, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 4, विच आर द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन, प्रेसिपिटेशन में से मोस्ट कॉमन हमने क्या बताया, स्लिट नहीं, हेल नहीं, स्नो नहीं, क्योंकि ये जब अलग अलग वेरिएशन जनरली तुमको पूरे होल इंडिया में ज़्यादातर क्या देखने को मिलेगा, रेनी देखने को मिलेगा। वो माउंटेन्स में जाओगे तो हेल्स के फॉर्म में आ जाता है, क्योंकि वहाँ पर टेम्परेचर घटा हुआ, अगर टेम्परेचर घटा नहीं होता तो वो रेनी के फॉर्म में तुमको देखने को मिलेगा। रेन तुम्हारा मेन सोर्स ऑफ वाटर भी है, रेन तुम्हारा जनरली मेन सोर्स ऑफ प्रेसिपिटेशन भी है। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5वां, व्हाट इज विच फैक्टर इज नॉट मेंशन इन एनसीईआरटी एज अफेक्टिंग प्रेसिपिटेशन, प्रेसिपिटेशन को कौन कौन अफेक्ट कर रहा था। प्रिवेलिंग वाइंड्स, ये हवाओं के इस्तेमाल प्रेसिपिटेशन चेंज होता है, मान लो बहुत तेज हवाएं चल जाती है तो बारिश नहीं होती है। दूसरा, माउंटेन्स अलग अलग एल्टीट्यूड पर इसका वेरिएशन देखने को मिल जाता है। और तीसरा, सीजन था, सीजन मान लो विंटर का सीजन है, स्प्रिंग का सीजन है, बारिश ओवर नहीं करेगी, तो ये तुम्हारा वेरिएशन है इसके अंदर। रेनी सीजन में केवल वहाँ पे बारिश हो रहा है, क्योंकि उसी में तुम्हारी वाइंड की स्पीड सेट हो जाती है, सेट हो गई है। 30 साल के लगभग के, ये हमेशा इतने ही महीने के तुम्हारा रेनी रहेगा, इतने के लिए विंटर होगा, तो इसमें तुम्हारे ये सीजन्स की वेरिएशन की वजह से तुम्हारे वाइंड के ऊपर इफेक्ट पड़ रहा है या प्रेसिपिटेशन के ऊपर इफेक्ट पड़ रहा है। तो लास्ट है 5वां, एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड का कोई इफेक्ट नहीं होता इसमें, ऑप्शन नंबर डी, जो कि एनसीईआरटी में नहीं दिया। तो 5 क्वेश्चन भी हो गए। तो हमारा जनरली एलिमेंट्स ऑफ जो भी वेदर एंड क्लाइमेट का फॉर्मेशन में था, टेम्परेचर था, प्रेशर था, वाइंड है, प्रेसिपिटेशन है और ह्यूमिड, 5 पार्ट खत्म। ठीक, तो मिलते हैं फिर पार्ट 6 में, तब तक के लिए ओके बाय, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।